हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है दृष्टि से, तो उसकी आज हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे अपने चैनल पे। और ये इसका टेस्ट नंबर सेकंड है और जिसका हम लोग आज सेकंड पार्ट ही सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 के दोनों पार्ट और टेस्ट नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ ध्येय की भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए घटना चक्र की सीरीज भी लगातार चलाई जा रही है, तो आप लोग उन्हें भी देखिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, क्योंकि इससे पहले हमने 75 तक कर लिया था, तो 76 क्वेश्चन क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास जी द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। और इन्हीं के नाम पे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का ओपन भी किया गया है, मतलब वहाँ पे यूनिवर्सिटी ये चलाई जाती है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी और इन्होंने इसकी स्थापना 1873 में की थी, यह भी सही है। और इनके द्वारा जो है कि एक पुस्तक लिखी गई थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गुलामगिरी, तो यह भी आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि 76 के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से कौन से दो स्थल 2022 में भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में सम्मिलित हुए हैं? तो मेरे दोस्तों, टाइम मैगजीन जो आप सुनते हैं, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्यटक स्थल की सूची एक तैयार की गई थी, जिसमें विश्व के प्रमुख शहरों में भारत के दो शहर जो है कि चुने गए, एक तो केरल और एक अहमदाबाद। तो इन दोनों में ही जो है कि पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए ये दोनों सही उत्तर हो जाएंगे 77 के डी। क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग देखेंगे। गर्भ का चिकित्सीय नियम क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे लिख रहा है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा सही है? इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक गर्भ समाप्त किया सकता है, तो गलत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अविवाहित महिलाओं को भी करना पड़ता है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, भ्रूण असामान्यताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। तो यहाँ पे ये 24 सप्ताह नहीं है बल्कि 20 सप्ताह दिया हुआ है, तो ये आपका नहीं, सॉरी, ये तो जो है कि आपका 78 का सही है दोस्तों। यहाँ पर ही 24 सप्ताह ही होगा, तो दूसरा सही है। तीसरा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक गर्भ का गर्भपात करने की अनुमति दी है, तो ये गलत है। और यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों के 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा, बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं। संगम काल से संबंधित है। संगम काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तोलका पीयम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है, बिल्कुल सही है। और इसकी जो रचना है वो तोलका पियर ने की थी। किसने की थी? तोलका पियर ने इसकी रचना की थी। दूसरा, इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी यानी कि अपने पति को चुनने की आज़ादी थी, तो बिल्कुल सही बात है। पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो 79 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, समुद्र के पार या दूसरे देशों से आए लोगों को मलेच्छ कहा जाता था, और मलेच्छ यहाँ पे इनकी निम्न स्थिति को दर्शाता है। वहीं संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया था। बिल्कुल, जो बिजनेस या व्यापार करते थे लोग, चाहे वो खाद्यान्न व्यापार हो या धातु का व्यापार हो या ज्वेलरी के व्यापार हो या किसी भी प्रकार की जो व्यापार श्रेणियाँ थीं, जिनको हम लोग शिल्पकार या व्यापारी कहते थे, उनके लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये पहला और दूसरा दोनों ही सही है, इसलिए 80 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे, तो 81 में लिखा है ऋग्वैदिक काल के दौरान तक्ष शब्द संदर्भित करता था। तो ये कुछ शब्द होते हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जो तक्ष शब्द था ये बढ़ई के लिए संदर्भित किया जाता था, लेकिन अगर धातु कर्मी की बात करेंगे तो इसके लिए जो शब्द आएगा वो आएगा कर्मा। और साहूकार के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए वेनकट आएगा शब्द। क्या शब्द आएगा? वेनकट। और नाविक के लिए जो शब्द आएगा वो आपका आएगा अरित्री। क्या कहा जाएगा उसको? अरित्री। ये शब्द ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थे। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं हम लोग।
कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बिल्कुल सही है। अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी, यह भी सही है। यानी अकबर खुद इस्लाम का होने के साथ साथ उसने हिंदुओं, जैन, बौद्ध, पारसी सभी के साथ बहुत ही अच्छी नीति अपनाई थी। धर्म के आधार पर कोई भी धार्मिक सौहार्द को कम करने का प्रयास नहीं किया उसने। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और इसका एक उदाहरण भी अगर मैं आपको दूं तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई थी और 1578 में इस इबादत खाने में जितने भी प्रमुख धर्म थे उनके धर्मानुयायी वहां पर आकर वाद विवाद करते थे और फिर 1579 में ही एक मजहरनामा की घोषणा भी की थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में अभी अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में 2020 से 22 के दौरान लगभग 955 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो हिरासत में लेने के बाद यूपी की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है और गंभीर है कि क्यों हिरासत में रहने के बाद व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है कि उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आंकड़ों के साथ नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो रिन्यू पावर, क्या है ये? रिन्यू पावर ये एक भारतीय कंपनी है, इसी के साथ समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग देखते हैं। 85 प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये बरेली से इन्होंने किया था, खान बहादुर खान ने बरेली से। अगर हम बात करेंगे फैजाबाद से, तो फैजाबाद से आपके थे मौलवी अहमदुल्ला साहब। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला साहब थे। बागपत से अगर हम बात करेंगे तो बागपत से आपके शाहमल साहब थे। और दिल्ली से अगर हम बात करते हैं, दिल्ली से हो जाएंगे आपके जनरल बख्त खां। कौन थे यहाँ पे? बख्त खान साहब थे। वहीं अगर हम बात करें बिहार से या बिहार के जगदीशपुर से, तो यहाँ पे कुंवर सिंह साहब थे। कौन थे यहाँ पे? कुंवर सिंह। और अगर हम बात करें लखनऊ से, तो लखनऊ से बेगम हज़रत महल जी थीं। और झांसी से अगर हम बात करेंगे तो हमारी प्यारी रानी लक्ष्मीबाई जी यहाँ से थीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था। प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया, नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को सख्त किया गया, राजनीतिक क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया, कई अवैध संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो 86 का ए हो जाएगा कि प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया था। और भी उन्होंने बहुत सारे जो है कि यहाँ पे काम किए थे, लेकिन मुख्य रूप से प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 87 देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 87 है, ये लिखा हुआ है NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो IIT मद्रास को ये प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग देखेंगे, क्या कहता है 88, किसने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ये जो है कि रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये यूनेप के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल यूनेप के द्वारा नहीं दोस्तों, ये यूएनडीपी के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो विकासशील देश हैं उसमें रहना कितना जो है कि कॉस्टली है कितना नहीं, इस पे जो है कि जारी ये रिपोर्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, निम्नलिखित भाषा में से यानी किस भाषा में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं। प्राकृत, संस्कृत, अरामाइक, ब्राह्मी। और अब आप यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे कि इसका 1, 3, 4 तो सही है, लेकिन संस्कृत नहीं है। स्पेशली इसकी 4 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्राकृत भाषा होती है, अरामाइक भाषा होती है, ब्राह्मी होती है और खरोष्ठी लिपि होती है। क्या होती है? खरोष्ठी। तो यहाँ पे 4 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग देखेंगे, सूफीवाद से संबंधित यह प्रश्न पूछा जा रहा है। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया।
इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही आके बस गए और सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, खानकाह क्या होता है दोस्तों? तो ये इनके रहने का स्थान होता है या यूं कहें कि निवास स्थान होता है। और मोइनुद्दीन चिश्ती जी की जो खानकाह थी वो अजमेर में थी, जो है कि इसीलिए वहाँ पर इनके नाम पर एक दरगाह भी है, अजमेर दरगाह, जो बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 91 है, ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में एकेश्वरवादी है। एकेश्वरवादी का मतलब होता है एक देवता की पूजा करना या एक देवता को प्रमुख मानना। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे शक्तिशाली देवता माना गया। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन पहला गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में जो बात होती थी वो बहुदेववाद की थी। किसकी थी? बहुदेववाद, यानी कि वहाँ पे मरुत, आंधी के लिए, और इंद्र भी थे यहाँ पे, विष्णु, बहुत सारे जो है कि ऋग्वैदिक पीरियड में देवताओं को माना जाता था। एक देवता की बात यहाँ नहीं होती थी। हाँ, उसमें इंद्र जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो सी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे निर्माता है और यहाँ पे इमारत है, ये मैचिंग करना है। अब अगर आपसे पूछा जाए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो अब आप देखिए इसकी मैचिंग कैसे करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जहांगीरी महल है ये अकबर ने बनवाया था आगरा के लाल किले में। जहांगीरी महल बना था। जहांगीर ने क्या बनवाया? लाहौर में एक मोती मस्जिद बनवाई थी। लाहौर में मोती मस्जिद। इवन की जो दिल्ली का लाल किला है उसमें मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। और शाहजहाँ की बात करेंगे तो इन्होंने लाहौर में शालीमार बाग बनवाया था। और औरंगजेब की बात करेंगे तो इन्होंने लाहौर में ही बादशाही मस्जिद बनवाई थी। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा 3142। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम लोग। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए 1100 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो कि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि जो राशि पहले बच्चों के माता पिता में खाते में 1100 रुपये आती थी अब वो 1200 रुपये हो गई, जो सामान्यतः स्वेटर, जूते, मोजे, बैग इसके लिए दिए जाते थे। अब उस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1200 रुपये कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे हम लोग। G20 से इस बार एक प्रश्न जरूर बनेगा, तो आप लोग अपनी भी रिसर्च के माध्यम से G20 की सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इस बार एक प्रश्न 100% है, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में जरूर पूछने वाला है। G20 की अध्यक्षता के बारे में भी बात करेंगे, इसीलिए पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे वित्त और केंद्रीय बैंकों की जो मीटिंग हुई थी वो आपके बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु, कर्नाटक में हुई थी। हालांकि यूपी में भी G20 की मीटिंग्स होंगी, 4 जगह होंगी। कहाँ पे होंगी? 4 जगह होंगी, जिसमें आपका आगरा आएगा और लखनऊ आएगा, वाराणसी आएगा और ग्रेटर नोएडा आएगा। इन 4 जगहों पे जो है कि उत्तर प्रदेश में भी G20 की मीटिंग्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 95 है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो 95 का हो जाएगा बी आंसर। 1814 में इनके द्वारा की गई थी। क्या की गई थी? 1814 में। और आगे चल के 1828 में ही इन्होंने एक ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, या यूँ कह दे कि ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी 1828 में। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा विरोधी जो कानून था उसको समाप्त करने का प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त की। और ये किसके सहयोग से था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से था। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। और 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी। और यहाँ पे जो है कि डेविड हेयर का भी इन्होंने सहयोग लिया था। क्वेश्चन नंबर 96 है।
वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? त्रिपुरी अधिवेशन की बात हो रही है और मेडिकल मिशन की बात हो रही है, तो ये चीन में भेजा गया था। कहाँ पर भेजा गया था? चीन में भेजा गया था। और ये वही त्रिपुरी अधिवेशन है 1939 में, जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी जो है कि अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट हो गए थे, लेकिन किसी विवाद के कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया और 1939 में ही कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे हम लोग। एक तहसील एक उत्पाद योजना निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह भारत सरकार की एक पहल है। एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो आप देखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला गलत है। क्यों मैं कह रहा हूँ इसका? क्योंकि ये जो एक तहसील एक उत्पाद योजना भारत सरकार की नहीं है, बल्कि यूपी की है। यूपी ने पहले शुरू किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जनपद का एक उत्पाद फेमस किया जाएगा। फिर अब एक तहसील एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है और यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, न कि भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। और अगर हम बात करें एक जनपद एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 24 जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 का दिया गया है? तो 98 का डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। किसे दिया गया है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को दिया गया है यह पुरस्कार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पूरा पाषाण स्थल है और यहाँ पे स्थान है भीमबेटका, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ, पोटवार का पठार और कुरनूल। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए भीमबेटका तो आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ यह भी नर्मदा घाटी में है और कुरनूल ये आंध्र प्रदेश में है। लेकिन पोटवार का जो पठार है मेरे दोस्तों, यह आपके दक्षिणी भारत में नहीं है, बल्कि यह सोन घाटी यानी उत्तर पश्चिम का जो भारत में सोन घाटी और पोटवार का पठार स्थित है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग, ये दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम में जो है कि ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं हम लोग। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थीं, यानी जो मुगल भारत की जितनी भी पुस्तकें लिखी गई वो सभी पांडुलिपि के रूप में थी। और पहला दे रहा है कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि तुर्की जो थी मुख्य रूप से बाबर की तो आत्मकथा मिलती है तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में। उसके बाद से मुगलों की जो ऑफिशियल भाषा हो गई थी वो हो गई थी आपकी फारसी। तो जितनी भी पुस्तकें मिलेंगी आपको इतिहास की वो सारी की सारी फारसी भाषा में लिखी गई थी। इवन कि जो दिल्ली सल्तनत का काल था जिसमें तुर्क अमीरों की बहुत ही मतलब प्रासंगिकता थी या बहुत वर्चस्व था, तो उस समय तुर्की भाषा का प्रयोग होता था। लेकिन मुगल दरबार में बाबर को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी सभी दरबार के मतलब इतिहासकारों ने फारसी भाषा का प्रयोग किया था। इवन कि मुगलों की ये सरकारी भाषा भी बन गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा आपका बिल्कुल सही है, पांडुलिपि के ही रूप में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया? तो यह दिया था आपके उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? वाराणसी भी आता है और कभी कभी ऑप्शन, कभी कभी सारनाथ भी आता है और कभी कभी एक पुराना नाम आता है इसका ऋषिपत्तनम। क्या आता है? ऋषिपत्तनम। तो ये तीनों नाम एक ही जगह हैं और वाराणसी में ही यानी उत्तर प्रदेश में ही अपना पहला उपदेश इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 102 हम देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्य, सातवाहन और पालों के मध्य हुआ था। यहाँ पर गलत हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कि चालुक्य, सातवाहन और पालों के मध्य में नहीं हुआ था। ओके, तो ये किसके मध्य हुआ था? ये बात यहाँ पर उठती है कि ये हुआ किसके मध्य था। तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे। पहली चीज, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ किस पर था? तो ये देखा जाए तो ये कन्नौज पर जो है कि विजय प्राप्त करने के लिए हुआ था। किस पर विजय प्राप्त करने के लिए? कन्नौज पे। तो इसमें पाल थे, राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार थे। चालुक्य और सातवाहन नहीं बल्कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट और कौन थे? पाल थे। चलिए आगे देख लेते हैं। कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था। बिल्कुल सही बात है कि ये जो युद्ध हो रहा था वो कन्नौज के लिए ही हो रहा था।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट गलत है, अर्थात कि ए गलत है और आर सही है, तो 102 का हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना 27 जुलाई 2022 में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 104। मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसका न तो पहला सही है और न ही चौथा सही है। क्यों? क्योंकि ये जो मिशन कुशल कर्मी है, ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के द्वारा चालू की गई थी योजना। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। और इसमें ये बच्चों के लिए संबंध में नहीं थी, बल्कि इसका सीधा सेंस है कि निर्माण कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों के कौशल का उन्नयन करना, यानी उनको अपडेट करना। जो श्रमिक पहले से कहीं काम कर रहा है उसको और भी स्किल्ड ओरिएंटेड बनाना, बस इस पर फोकस किया गया था ये। तो इसलिए चौथा यहाँ पे होगा कि न तो पहला सही है न ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 105 हम देखते हैं। अध्यक्ष हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, तो इसको मिलाना है। जैसे जॉर्ज यूल की बात करेंगे तो ये पहले ब्रिटिश या यूँ कहें कि पहले अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह अध्यक्षता इन्होंने इलाहाबाद में 1828 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में की थी। फिर आर.सी. दत्त की बात करेंगे, रमेश चंद्र दत्त जी, जिन्होंने लखनऊ में आयोजित 1899 में अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो इन्होंने वाराणसी में आयोजित 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। और सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 कब 1925 यहाँ पर कानपुर में अध्यक्षता स्वीकार की थी। और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। केवल पहली महिला नहीं, पहली महिला तो आपकी 1917 में एनी बेसेंट थी जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की। लेकिन जब प्रश्न आता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की, तो सरोजनी नायडू हो जाएगा उसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 106 है। परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता था, यानी कि किंग मेकर। क्या कहा जाता था इनको? किंग मेकर कहते थे। मुगल साम्राज्य इतना विशाल और बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमज़ोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही बातें सही हैं और ए और उसकी व्याख्या लेकिन सही नहीं कर रहा है, क्योंकि किंग मेकर के रूप में हुसैन अली और हसन अली को जाना जाता था सैयद बंधु के रूप में। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? कू, अमेजॉन, जियो मार्ट या इंडिया बिग बाज़ार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कू के साथ जो है कि किया है। किसके साथ किया है? कू। एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है ये, जहाँ पर कू के साथ जो है कि बढ़ाया गया। और इसमें ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के बारे में जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी जो है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था। धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था, ऐसा कहा जा रहा है। तो केवल पहला स्टेटमेंट तो सही है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच जो व्यापार होता था वो लोथल के बंदरगाह से तो किया जाता था। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है दूसरा कि धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था, तो यह बिल्कुल ही बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा शहर था यहाँ पे वो था आपका मोहनजोदड़ो, न कि धौलावीरा। कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जो सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और जो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर। क्वेश्चन नंबर 110 है। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी मनसबदार का पद, उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। और दूसरा कह रहा है
5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मनसबदार का पद होता था वो जात और सवार दोनों से संबंधित था, उससे स्वतंत्र नहीं होता था। और दूसरी बात अगर हम करें कि ये 5 भागों में नहीं दोस्तों, केवल 3 भागों में अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत, दूसरा भी गलत, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 110 का। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्नों के लेखक कौन थे? मिलिंद पन्नों के लेखक कौन हैं? तो नागसेन जी हैं, जो कि एक क्या है, बौद्ध भिक्षु हैं, और इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर हम 112 देखेंगे। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? किस वंश का? उत्पल वंश का। अवंती वर्मन थे। कौन थे? अवंती वर्मन। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रश्न भी आ सकते हैं। और यह वंश जो है कि कहाँ पे डेवलप हुआ था, उत्पल वंश? तो ये कश्मीर में जो है कि विकसित हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 113 हम लोग देखेंगे। 113 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम लोग विचार करना शुरू करते हैं। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोजगार से जोड़े जाने की बात की गई है। तो ये बिल्कुल गलत है। 95 लाख नहीं बल्कि 66 लाख की बात की गई है, तो दूसरा गलत। तीसरा आपसे स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे। क्या ऐसी बात भी कही गई है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं कहा गया है। और मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष के समूह में बांट दिया गया है। तो ये भी सही है। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे हम लोग। सूची फर्स्ट में तिथि दी है और सूची सेकंड में दिवस दिए हैं। तो कौन से दिवस किस दिन मनाए जाते हैं, इस पर हमें फोकस करना है। जो आपको सबसे इजीली पता है, तो पहले हम लोग वहीं से शुरू करेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को होती है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है। वैश्विक क्षमा दिवस मनाई जाती है। तो 114 का हो जाएगा ए, 2, 4, 3, 1, ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115 देखें। निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए और उनको काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। अगर हम बात करेंगे एका आंदोलन की, तो ये जो एका आंदोलन हुआ था ये 1921 में हुआ था, ठीक है। और बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की, तो अखिल भारतीय किसान सभा जो कि 1936 में लखनऊ में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करेंगे तो ये 1918 में शुरू की गई थी। इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी इसमें शामिल थे। अवध किसान सभा की बात करेंगे तो बाबा रामचंद्र जी के द्वारा 1920 में हुई थी। तो अब इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा पहला कूट। पहले आएगा थर्ड, फिर उसके बाद आएगा आपका फोर, फिर उसके बाद फर्स्ट आएगा और फिर उसके बाद सेकंड आएगा। तो यही कूट हमें देखना है। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 115 का ए आंसर हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं क्या कहता है। 116 क्वेश्चन नंबर, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं, इस पे विचार करना है। महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकीकरण का समर्थन किया था। महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण नहीं बल्कि कुटीर उद्योगों पर फोकस किया था। किस पे किया था? कुटीर उद्योगों पे फोकस किया था। साथ ही साथ हस्तशिल्प उद्योग, किस पे? हस्तशिल्प उद्योग पर फोकस किया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास किया था और इसीलिए वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। स्वयं को समाजवादी भी कहते थे, जो उदारवादियों से थोड़ा विचार अलग रखते थे। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कि ना पहला सही है ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 117 देखें। एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो पहला आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ इन्होंने एक समझौता किया है। और यह कहाँ पे है राष्ट्रीय कला केंद्र? ये आपके न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 118 है।
अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक तिथि जो है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस तिथि किस दिन से मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 3 जुलाई को। और हमारे यहाँ भी आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2022 को क्या किया गया है? पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 है, बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित को काल अनुक्रम में बैठाना है। यानी कि जो बौद्ध परिषद जो 4 हुई थी बौद्ध संगतियाँ, उनको क्रम से बैठाना है। तो अगर आप देखोगे पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। और यह कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। और दूसरी अगर हम बात करेंगे वैशाली में हुई थी। और यह कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व हुई थी। 383 ईसा पूर्व। और फिर तीसरी अगर हम बात करेंगे तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में। और चौथी कश्मीर में हुई थी जो 98 ईस्वी के आसपास हुई थी। तो इस तरीके से जब आप इसको देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 120, हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो यह बात भी सही है। महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, यह भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। और हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। और इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। किस पे? इनके पिता का नाम संगम वंश था। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे हम लोग अब, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है आत्मा। त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। क्या ऐसा स्टेटमेंट? तो देखिए पहला तो सही है कि जिन शब्द से उत्पत्ति हुई है और जिन का अर्थ होता है आत्मा, लेकिन इनकी माता का नाम त्रिशला जो है वो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या गलत हो गई है। देखिए जैन शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो जिन शब्द से नहीं हुई है। और जिन का जो अर्थ होता है वो होता है विजेता। क्या होता है? विजेता, आत्मा नहीं होता है। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ त्रिशला जो है महावीर स्वामी जी की माता ही थी। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? सही नहीं है। तो पहला वाला ही सही नहीं है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? अगला प्रश्न है गढ़वाल। तो इसका जो है कि संस्थापक चंद्रदेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ का जो सबसे प्रतापी राजा था जिसकी आप कहानी पढ़ते हो, अक्सर सुनते हो, तो वो कौन थे आपके? जिसने गौरी के साथ चंदावर का युद्ध लड़ा था। तो जयचंद। जयचंद गढ़वाल वंश से ही संबंधित थे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 123, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट यानी कि PGI-D जिसे कहा जाता है 2019-20 के रिपोर्ट के संदर्भ में कौन से कथन सही? उत्तर प्रदेश के मथुरा औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी, वहीं इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है इस इंडेक्स को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कि केवल पहला तो सही है, मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के परफॉर्मेंस पे तो अच्छी बात है, लेकिन इसको जो है कि यहाँ पे जो आपने पढ़ा कि इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किया था, तो ये इसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि हमारा प्यारा यूपी जो है कि सबसे पहला राज्य बन गया पूरे भारत में जिसमें 13 एक्सप्रेसवे वर्तमान में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? अवध के जो है कि कौन से शासक थे जिसने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी? तो वो थे आपके सादत खां। इसीलिए कहा था कि अवध की जो स्थापना थी वो सादत खां ने की थी। और कब की थी? 1722 में की थी। और अगला है, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रम में बैठाइए। तो इलाहाबाद की अगर हम संधि की बात करते हैं तो इलाहाबाद की संधि तो हुई थी आपकी 1765 में जो बक्सर युद्ध के बाद हुई थी। और मंगलौर की संधि की बात करेंगे तो मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करेंगे तो 1792 में हुई थी ये। और लास्ट में आपकी अमृतसर की संधि हुई थी 1838 में। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 126 का बी होगा 1, 3, 2 और 4।
इलाहाबाद की संधि आपको बताया मैंने, बक्सर युद्ध में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर के टीपू और अंग्रेजों के बीच हुई थी। वहीं मंगलौर की संधि जो हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? यह भी जो है कि टीपू सुल्तान और जो है कि आपके अंग्रेजों के बीच में हुई थी, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे हम लोग। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो वो विभाग है आपका पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग बी ऑप्शन से हो जाएगा। नारी को नमन योजना, यह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, नारी को नमन योजना। अगला प्रश्न है, महाशिलांगटक और रथ मूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो बी हो जाएगा, अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 अगर हम लोग देखें, मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट नहीं सही है, क्योंकि ये जो दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे, न कि छाती के विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पे ललाट मतलब माथे पर रख के झुकाते थे। क्वेश्चन नंबर 131 है, मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तोसली, तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि मौर्य प्रशासन ने क्या किया था? प्रांतीय प्रशासन पर ज़्यादा जोर दिया था केंद्रीय की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। चंदावुर या चंदावर के युद्ध के संदर्भ में, यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था। 1194 मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला भी सही है और दूसरा भी। अभी हमने ऊपर बताया भी था कि गढ़वाल वंश के संस्थापक वाले प्रश्न में कि जयचंद जो है कि इसका सबसे प्रतापी राजा था। इसी की बहन जो थी संयोगिता, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान ने जो है कि क्या किया? स्वयंवर करना चाहा था। क्वेश्चन नंबर 133 देखें। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? तो ध्रुव सेन सिंह। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, कौन सी प्रजाति अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है? तो कौन सी प्रजाति है यहाँ पे? तो चेन कुरंजी। चेन कुरंजी जो कि दक्षिण भारत में अगस्त्यमलाई जो रेंज है, पहाड़ी रेंज, वहाँ पे रिजर्व जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक प्रजाति है चेन कुरंजी। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे हम लोग। संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का। तो अगर हम इसके उत्तर को देखें तो मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में यह प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह जो है कि हुआ था। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है? 136, आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना थी। आईएनए की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी। तो इसके सही जवाब हो जाएंगे दोनों, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। मोहन सिंह कौन थे? ब्रिटिश सरकार में ये एक अधिकारी थे, यानी कि सैनिक के पद पे थे, लेकिन फूजीवारा, जापानी सैनिक फूजीवारा से प्रभावित होकर इन्होंने ब्रिटिश सेना को छोड़ दिया और भारतीयों के लिए एक आईएनए सेना का गठन किया, जिसको आगे चल के सुभाष चंद्र बोस जी ने और रास बिहारी बोस ने मिलकर जो है कि इसका विकास किया, यानी आगे जो है कि बहुत सारी छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ यूज की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 137 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन पोर्टल हैं? प्रज्ञान, पहचान, पहुंच या प्रतिष्ठान। तो 137 का बी हो जाएगा आपका 1, 2, 3। तो प्रतिष्ठान छोड़ दिया जाए तो प्रज्ञान हो गया, पहचान हो गया, पहुंच हो गया। ये तीनों ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। 137 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138 है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा है और यह कहाँ पर है? तो यह आपका हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा करनाल में, जो है कि दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है, तो यह हरियाणा करनाल में है। क्वेश्चन नंबर 129 है, तैमूर ने भारत पर जब आक्रमण किया था किसके शासनकाल में किया था? तो आपको पता होना चाहिए नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1739 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सॉरी 1700 नहीं, 1339 होगा दोस्तों। कब होगा? 1339। तो इस समय जो है कि इसने आक्रमण किया था।
1398। ओके, तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो है कि आक्रमण किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 140 है, चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सूफी संतों की तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता था समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित थी। चिश्ती नगद और वस्तुओं के रूप में दान स्वीकार करते थे। तो 140 का भी हो जाएगा। बिल्कुल यह बात सही है कि वो लोग नगद और वस्तु के रूप में भी दान स्वीकार करते थे और उनकी तीर्थ यात्रा को जियारत शब्द से प्रयोग किया जाता था। क्या कहा जाता था? जियारत। और ये सामान्यतः जो है कि सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत संपूर्ण ईसाई धर्म में जो है कि प्रचलित थी। तीर्थ यात्रा आप लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ धार्मिक स्थल होते हैं, तो इनके लिए जो दरगाह होती थी सूफी संतों की, यह भी एक यहाँ पे क्या माना जाता था? इसको तीर्थ यात्रा का ही स्थान माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 141 है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया। कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका भी दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है कि अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया और कौटिल्य ने भी राजा द्वारा स्थानीय नामक एक मुख्यालय स्थापना करने की सलाह दी थी। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे 142, अकबर की निम्नलिखित विजयों को काल अनुक्रम में बैठाना है। तो अकबर ने कहाँ कहाँ पे विजय की थी? अगर आप देखोगे कि मालवा की विजय लगभग 1560-62 के बीच में की जाती है। चित्तौड़ की विजय इन्होंने 1568 में की थी और कांधार की विजय इन्होंने 1595 में की थी और वहीं हल्दी घाटी का युद्ध जो है कि 1576 में लड़ा गया था। तो इस आधार पे आप देखेंगे तो बी ऑप्शन सही होगा 3142। अगला प्रश्न है, किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद में पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, किन दो स्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? किन दो संस्थाओं ने किया था इस काम को? तो आपका हो जाएगा 2 और 3 सही जवाब, यानी WRI भारत और NIUA सी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा NIUA सी क्यूब था और साथ ही साथ क्या था? WRI। क्वेश्चन नंबर 145, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना यह किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका चित्तू पांडे साहब ने। कहाँ पे की थी ये? तो ये चित्तू पांडे साहब ने बलिया में की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, यहाँ पे गवर्नर है और उनकी नीति है जिनको आपको मैच कराना है। वॉरेन हेस्टिंग्स साहब, लॉर्ड वेलेस्ली साहब, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड लेटन की बात करेंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली तो आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, लॉर्ड डलहौजी आपके व्यक्तिगत संधि के लिए और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति के लिए और लॉर्ड लेटन प्राउड रिजर्व की नीति के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो ये बी ऑप्शन से हो जाएगा 1243। ओके, 1243 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओडिशा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल हैं, यह भी सही है स्टेटमेंट। तो 147 का बी ऑप्शन हो जाएगा कि 1 और 2 यहाँ पे दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है? स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल के द्वारा जो है कि यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और सामान्यतः टियर 2 और टियर 3 शहरों में लगभग 10,000 स्टार्टअप्स की मदद के लिए जो है कि पाठ्यक्रम संचालित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाइडे स्पीच का युद्ध जो लड़ा गया था, हाइडे स्पीच ये जो है कि कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था आपके 326 ईसा पूर्व और यह युद्ध जो है कि झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। ये याद रखिएगा, झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था और यह युद्ध सिकंदर वर्सेज कौन थे? पोरस। भारतीय शासक कौन थे? पोरस। इनके खिलाफ लड़ा गया था आपस में। तो ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और अब हम आखिरी प्रश्न को देखेंगे आज के टेस्ट पेपर में। अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी, उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था। परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी। वहीं चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था।
जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था। तो 150 का हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। क्या हो जाएगा 150 का? डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 सभी के सभी सही है स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हो कि पोलज कैसी भूमि थी जिस पे हमेशा खेती होती थी, और परती यानी कि उसे जो बंजर भूमि होती थी वो कैसी होती थी जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई खेती नहीं हो रही थी, और 3 या 4 वर्षों के लिए जो परती छोड़ते थे उसे हम चाचर भूमि कहते थे, और एक परौती भूमि थी जो कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये तो थी दृष्टि टेस्ट सीरीज नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब आपसे मिलेंगे हम लोग जो है कि नेक्स्ट टेस्ट नंबर 3 के साथ, पार्ट 1 के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों के भी कोई सुझाव हो तो प्लीज़ सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हम उस पर भी विचार करें, और आपके अच्छे सुझावों का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।